Good evening friends, how are you all? Welcome to my YouTube channel Progress Center for Languages। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों मैं उस दिन आपको उस वीडियो में, पीछे वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था बॉक्स नंबर 3 यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस मैं पढ़ा दिया था। कोई रीज़न बस किसी कारणवश मैं जो है इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव नहीं पढ़ा पाया, तो मैं इस वीडियो में देखूंगा डबल इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, सो प्लीज़ सी ऑन द वाइट बोर्ड बॉक्स नंबर 3 फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसकी आईडी क्या होती है? यहाँ पे लिखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, INTE ROGATIV इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक वाक्य क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। जिस प्रश्नवाचक वाक्य उसके बोलते हैं जिसमें शुरुआती में यानी आरंभ में, प्रारंभ में क्या शब्द आए, चाहे प्रारंभ में आए अथवा अंत में आए, बात एक ही होती है। ठीक है, चाहे वो प्रारंभ में आए चाहे अंत में आए, वो सेंटेंस क्या कहलाता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हर किसी में आता है, हर टेंस में आता है। ठीक है, चाहे वो बॉक्स नंबर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 यानी 1 to 11 12th, तो देयर इज़ नो यूज ऑफ दिस टेंस इन स्पोकन इंग्लिश, आपको बताया था मैं। ठीक है, तो मतलब कोई भी मैं बॉक्स पढ़ाऊँगा तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ाऊँगा, देयर आफ्टर नेगेटिव सेंटेंस पढ़ाऊँगा, देयर आफ्टर आपको इंट्रोगेटिव और देयर आफ्टर डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये मेरा ये निरंतर चलता रहेगा। ये जो है ये ऐसे पढ़ाने का ये शैली होती है। गॉट इट? तो देखते हैं इसकी आईडी क्या है। जब किसी वाक्य के शुरुआत में क्या, हाईलाइट इसको इसलिए कर दिया ताकि आपको पता रहे कि हम इसी सेंटेंस को लिखाया है, इसी के बारे में हम बोल रहे हैं। क्या शब्द आए और अंत में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की आइडेंटिफिकेशन, और अंत में दो आइडेंटिफिकेशन लिखा जा रहा है। एक तो हम शुरुआत में क्या आए, क्या शब्द आए, तो ये सेंटेंस की जो है आईडी है। देयर आफ्टर अंत में गागी गे आए, तो ये बॉक्स नंबर 3 यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की जो है आईडी, यानी दो आईडी आपको देखना और पहचानना है। ठीक है, और अंत में क्या है भाई? गा गी गे इत्यादि शब्द आए, इत्यादि शब्द आए तो वहाँ पर बॉक्स नंबर 3 का मतलब आप जान रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, इसके पहले मैं आपको बता चुका हूँ। 3 का इंट्रोगेटिव INT इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, सेंटेंस होता है।
जहाँ पर ध्यान देना, मैं अभी नोट में नहीं इसी में लिखा दे रहा हूँ, जहाँ पर क्या के लिए इसी बॉक्स की, यानी इसी टेंस की, इसी बॉक्स या टेंस की सहायक क्रिया को सबसे पहले यूज़ कर देते हैं, यानी पहले प्रयोग करते, सबसे पहले प्रयोग कर देते हैं, ओके। तो इसी बॉक्स की जो एक्सिलरी वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, उसी को हम सबसे पहले लिख देंगे, ठीक है। और क्या के लिए कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं यूज़ होती, कब, जब ये शुरुआत में अथवा अंत में आता है। जब क्या बीच में आता है तभी उसकी हम मीनिंग व्हाट लिखते हैं। और इसके अलावा अगर शुरुआत में कोई भी बॉक्स में वो सेंटेंस रहे दो, किसी भी टेंस में वो सेंटेंस रहे दो, चाहे यूजेस में हो चाहे मॉडल्स में है, जो चलता रहेगा, जो हमारा टेंस अथवा जो मॉडल्स चलता रहेगा, उसी को हम उसकी एक्सिलरी वर्ब अथवा उसी सेंटेंस की जो पर्टिकुलर एक्सिलरी वर्ब होगी वही हम यूज़ कर देंगे शुरुआत में इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए। गॉट इट? समझ में आ रहा है क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए उसी जो है बॉक्स की, उसी टेंस की, जैसे मान लीजिए मॉडल्स चल रहा है तो कैन कुड मे माइट यूज़ कर देंगे, और मे माइट यूज़ कर देंगे उसको। अगर जैसे कैन कुड मे माइट चल रहा है, अगर यूजेस चल रहा है समझो, तो वो तो जो यूजेस जो इस बॉक्स में चलता रहेगा उसको यूज़ करेंगे, उसी बॉक्स की आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से, उसी बॉक्स की जो है जो होगा क्या बोलते हैं सहायक क्रिया, उसको यूज़ कर देंगे। लेकिन उसका जो हमारा यूटिलाइजेशन है उसको यही करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। क्या के लिए? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या के लिए कोई पर्टिकुलर कोई उसकी मीनिंग्स नहीं है, बल्कि उसी टेंस के अकॉर्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हम सर्वप्रथम लिख देते हैं। गॉट इट? तो देखिए भाई, कंस्ट्रक्शन फॉर मेकिंग, हैव यू ऑल रिटन डाउन अपसाइड प्लीज? सब लोगों ने लिख लिया? ठीक है, मिटा देते हैं ऊपर का। फिर ध्यान देना, अभी जो मैंने लिखा है ये याद रहना चाहिए, ठीक है। इसमें टेंस और सेंटेंस दोनों की आइडेंटिफिकेशन है, तो आपको यही चीज़ विशेष ध्यान देना है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन फॉर मेकिंग, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ बॉक्स नंबर 3। तो बॉक्स नंबर 3 की हमारी एक्सिलरी वर्ब होती है विल प्लस सब्जेक्ट प्लस, विल के बाद सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, जिसको V1 बोलते हैं, मेन वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्या ऑब्जेक्ट, सहायक क्रिया प्लस कर्ता प्लस वर्ब की पहली फॉर्म यानी प्रथम अवस्था, देयर आफ्टर ऑब्जेक्ट यानी कर्म, ठीक है। नोट इट डाउन।
एग्जाम्पल, क्या रामू स्कूल जाएगा? स्कूल जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, क्या रामू स्कूल जाएगा? तो क्या होगा, क्या, क्या के लिए हम क्या लगाएंगे? विल, ठीक है। विल जो है सबके साथ लगेगा, चाहे वो पॉजिटिव, चाहे वो एसएनएस हो, चाहे पीएनएस हो, चाहे प्लूरल नंबर सब्जेक्ट हो, चाहे सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो। स्पोकन इंग्लिश में सिर्फ हम बॉक्स नंबर 3 में विल का ही यूज़ करते हैं, ठीक है। 3 हो गया, फिर क्या 6 हो गया, ठीक है, या फिर 9 हो गया। तो इसमें जो है जो भी चलेगा विल हैव यही यूज करेंगे, जिसमें विल लगेगा उसमें विल ही रहेगा, चाहे वो विल बी हो, चाहे विल हैव हो, चाहे विल हैव बीन हो। तो वो जो होगा वो सिर्फ बॉक्स नंबर जो 3 के लाइंस में है, जो सारणी में है, वो हमेशा विल ही चलेगा। स्पोकन इंग्लिश में विल ही चलता है, दूसरा कुछ नहीं चलता है, शैल वगैरह नहीं चलता, ठीक है। विल रामू जाने की मीनिंग गो, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म गो, आने जाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? प्रीपोजिशन टू, ठीक है। स्कूल, विल रामू गो टू स्कूल, विल रामू गो टू स्कूल। क्या वो आज मंच पर आएगी? क्या वो आज मंच पर आएगी? अगला देखो, क्या वो आज मंच पर आएगी? क्या वो की मीनिंग ही होती है, ठीक है, ही अथवा सी अकॉर्डिंग टू जेंडर। क्या वो आज मंच पर आएगी? मंच पर आएगी। क्या वो आज मंच पर आएगी? तो विल according to sentence and according to seeing gender, जेंडर को देखते हुए हमें यूज करना है। वी हैव टू यूज सब्जेक्ट बाय सीइंग जेंडर इन द लास्ट, ओके। एट लास्ट बाय सीइंग द सेंटेंसेस, thereafter we have to use after helping verb we have to use subject after helping verb, got it। तो हमें जेंडर भी ध्यान देना है, नहीं तो आप ही यूज कर देंगे। क्या वो आज मंच पर आएगी? विल शी, किसके लिए? फीमेल के लिए। विल शी, कभी कभी हम भूल जाते हैं, हम भी कभी कभी भूल जाते हैं, तो इसको फिर ध्यान देना है आपको। विल शी कम, ठीक है। विल सहायक क्रिया, सब्जेक्ट सी, उसके बाद कम जो है हमारा क्या है? मेन वर्ब है, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, V1 है। कम देयर आफ्टर मंच पर, ऑन द स्टेज, ऑन द स्टेज, स्टेज मतलब मंच, स्टेज, ठीक है। विल सी कम ऑन द स्टेज टुडे, टुडे मतलब आज, ओके, नोट इट डाउन। Will she come on the stage today? Okay, note it down please. Thereafter, interrogative sentence. So now interrogative sentence means double interrogative sentence, okay। अब डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखो, इसी के आगे लिख लो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रो लिखा था, डबल इंट्रोगेटिव आगे लिख लो, डबल लिख लो बस। यहाँ ऊपर लिख लो, हटा के इसको लिखो, दोहरा
प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, दोहरा प्रश्नवाचक वाक्य क्या है भाई? दोहरा प्रश्नवाचक वाक्य। ओके, सो प्लीज देखो दूसरा दोहरा प्रश्नवाचक वाक्य। दोहरा प्रश्नवाचक वाक्य, इसकी आईडी क्या होती है? जब किसी डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, हम पहले आईडी लिखा रहे हैं, बाद में टेंस की लिखाएंगे। जब किसी वाक्य के, ध्यान देना यही इंपॉर्टेंट है, कभी कभी शुरुआत में बोलते हैं, कभी कभी अंत में बोलते हैं, कभी कभी बीच में बोलते हैं। जब किसी वाक्य के बीच में, डबल इंट्रोगेटिव क्या कहता है, मेरी क्या आईडी है? जब किसी वाक्य के बीच में, जब किसी वाक्य के बीच में क्या आ जाए? वाक्य में, जब किसी वाक्य के बीच में कब, क्यों, कहाँ, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किसे, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किसे, किसको, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किसे, किसको, कितना, कितना, कितनी, कितने भी हो जाएगा, कितना, कितनी, कितने, तीनों डिग्रियाँ इसमें रहेंगी, कितने। उसके बाद क्या और किस समय, किस समय, इत्यादि, इत्यादि शब्द आए। क्या? इत्यादि शब्द, इत्यादि शब्द आए तथा वही वाक्य वही लिखो चाहे उसी लिखो, उसी वाक्य के अंत में तथा उसी वाक्य के अंत में बॉक्स की पहचान गा, गी, गे इत्यादि शब्द आए। तो वहाँ पर बॉक्स नंबर 3 का डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। ओके, सो कंस्ट्रक्शन फॉर मेकिंग डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
कंस्ट्रक्शन देखो, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस, सॉरी माफ़ कीजिएगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन। क्या रहेगा भाई, CONS से क्या होता है, कंस्ट्रक्शन मीन्स बनावट, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बनावट। तो इसमें रहेगा क्वेश्चन वर्ड प्लस विल सहायक क्रिया। क्वेश्चन वर्ड इसलिए रहे, क्वेश्चन वर्ड मतलब आपको कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किसको, कितना, कितनी, कितने, क्या, किस समय इत्यादि शब्द आए तो उसी को क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं। देयर आफ्टर वी विल यूज टू, देयर आफ्टर वी विल यूज, देयर आफ्टर वी विल यूज will, and thereafter we will use subject, and thereafter we will use main verbs first form, and after that object. Got it? So see the example of this box. Okay, देखो एक सा उदाहरण देखो इसका, क्वेश्चन तुमसे देख लो, तुम किस समय हमारे घर आओगे, तुम किस समय मेरे घर आओगे, तुम किस समय मेरे घर पर आओगे। पर छुपा है, पर नहीं लगाओगे तब भी उसकी एट मीनिंग यूज होगी, ठीक है, आओगे। तो किस समय, ये हमारा यही क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, ये हमारा क्या है, WH वर्ड है, ठीक है, इसी को WH वर्ड भी हो, किस समय। तो सबसे पहले इसी की मीनिंग लिखेंगे हम, उसके बाद अंत में देखो क्या है, गागीगे आया हुआ है, तो इसका होगा व्हाट टाइम, मतलब किस समय। देयर आफ्टर क्या यूज़ करना है, विल, व्हाट टाइम विल, ओके, व्हाट टाइम विल, देयर आफ्टर सब्जेक्ट यू, व्हाट टाइम विल यू आओगे, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। हमने बताया सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना, सब्जेक्ट हमारा यू है, उसके बाद हम क्या यूज़ करेंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। हमने क्वेश्चन वर्ड लिखा, फार्मूला में हमने यही लिखाया था ना अभी बनावट में, कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखो, उसके बाद विल लगाओ, विल हमने लगा दिया, उसके बाद हमने कहा कर्ता लगाओ, सब्जेक्ट लगा दिया, उसके बाद हमने बताया V1 का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब हमारा क्या है, जिसमें हमारी आइडेंटिफिकेशन, जिस बॉक्स की भी, कोई भी बॉक्स, ये बॉक्स नंबर 3 है, बॉक्स नंबर 4 पढ़ाएंगे, तो बॉक्स नंबर 4 की भी बात कर रहा हूँ, यानी जो भी टेंस अथवा जो बॉक्स चलता रहता है, उसी में ही हमारी मेन वर्ब्स छुपी रहती है, उसमें ही छुपी रहती है। इसलिए आना क्या हो गया हमारा,
सो आना क्या हो गया, हमारे मेन वर्ब है, ठीक है। आई एम सॉरी, फोन आ रहा था जी। तो व्हाट टाइम विल यू कम एट, मतलब कम एट, घर पर। कम एट मतलब, कम मतलब आओगे, एट मतलब पर आओगे, कम एट मतलब पर आओगे। होम, यहाँ पर एक बात और देखना, माई होम ये भी है ना। व्हाट टाइम विल यू कम एट माई होम, कहाँ पे, माई होम। ओके, व्हाट टाइम विल यू कम, व्हाट टाइम विल यू कम एट माई होम, किस वक्त तुम मेरे घर आओगे, किस समय तुम मेरे घर आओगे। देयर आफ्टर नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, उदाहरण। उसने तुम्हें गाली क्यों दिया, उसने तुम्हें गाली क्यों दिया, सॉरी वो माफ़ करिएगा, उसने तुम्हें गाली, माफ़ करिएगा सेंटेंस ही गलत है। वह तुम्हें गाली क्यों देगा, वह तुम्हें गाली क्यों देगा, वह तुम्हें गाली क्यों देगा। क्यों की मीनिंग हम सबसे पहले लिखेंगे वाई, वाई मतलब क्यों, गाली की मतलब होता है, गाली की मीनिंग अब्यूज़, क्या होता है, अब्यूज, ABUSE, अब्यूज़ मतलब गाली देना, ठीक है, लिख लो, अब्यूज़ मतलब गाली देना, ठीक है। इधर लिखा देते हैं, यहाँ पर अभी लिखा रहे हैं, अब्यूज़ मतलब गाली देना, ठीक है। तो वाई देयर आफ्टर विल, वाई विल ही, वाई विल ही अब्यूज़, ABUSE, अब्यूज़ यू, वाई विल ही अब्यूज़ यू, वो आपको गाली क्यों देगा। ओके, नोट इट डाउन प्लीज़। वाई विल ही अब्यूज़ यू, वो आपको चिढ़ाएगा क्यों, वाई विल ही टीज यू, वो आपको रुलाएगा क्यों, वाई विल ही मेक यू वीप, वाई विल ही मेक यू वीप। जब भी किसी वर्ब को स्वयं करते हैं तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, मेक लगा के यूज, उसका हम वर्ब बना लेते हैं। जैसे हमको रोने की मीनिंग मालूम है लेकिन रुलाने की मीनिंग नहीं मालूम है। जैसे मैं आपको रुलाऊंगा तो रुलाने की मीनिंग नहीं मालूम है ना। आई विल मेक यू वीप, आई विल मेक यू क्राई, क्राई मतलब रोना होता है, चिल्ला के रोना तो क्राई बोलते हैं, और ऐसे रोना तो क्या, नॉर्मली रोना तो क्या बोलते हैं, वीप, ठीक है। तो मैं आपको रुलाऊंगा तो रुलाने की मीनिंग, रोने की मीनिंग मालूम है, रोने की मीनिंग होती है वीप, रुलाने की मीनिंग नहीं मालूम है तो रुलाने की मीनिंग हम मेक लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसका अर्थ निकल जाएगा रुलाना, ठीक है। जैसे मैं आपको एक सूत्र बता रहा हूँ, वीप मतलब रोना, वर्ब है, याद रखना इसको, ठीक है, छोटा लिख दे रहे हैं, समझ जाना, ठीक है। वीप मतलब रोना, लेकिन रुलाने की मीनिंग तो नहीं मालूम ना। तो मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, मेक वीप, मेक समबडी, जिसको आप रुलाएंगे उसका नाम यहाँ रहेगा, ही रहेगा, सी रहेगा, यानी प्रोनाउन रहेगा तो प्रोनाउन लिख देंगे, और अगर किसी का नाम रहेगा नाउन तो यहाँ नाउन लिख देंगे। मेक समबडी वीप, यही वीप यहाँ लिख दो, क्या हो जाएगा, रुलाना, ओके। और वो भी यहाँ लिखने किसी को रुलाना, किसी को रुलाना, क्योंकि समबडी है ना, किसी को रुलाना,
अब जिसको रुलाओगे वही यहाँ पर लिखा जाएगा somebody की जगह पे, ठीक है। जैसे मेक somebody laugh, मेक somebody laugh, हंसाना, किसी को हंसाना, ठीक है, किसी को हंसाना, ठीक, क्या करना, हंसाना। आपको हंसने की सिर्फ मीनिंग मालूम थी, लेकिन हंसाने की नहीं मालूम थी, मैं बता दे रहा हूँ आपको। और हंसने की मीनिंग क्या होती है, लाफ, LAUGH, लाफ मतलब हंसना, लाफ मतलब हंसना, ये भी V1 है, ठीक है, ये भी V1 है। इसको फ्रेजल वर्ब बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फ्रेजल वर्ब। कल मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा फ्रेजल वर्ब में परिवर्तन कैसे होता है, ठीक है। तो लाफ मतलब हंसना, ओके, लेकिन हंसाने की मीनिंग मैंने आपको क्रिएट करके बताया, मेक समबडी लाफ, ओके, सो प्लीज नोट इट डाउन। So any confusion, any problem? So tomorrow I will teach you box number 4 means present continuous tense, okay. So we will start tomorrow box number 4 means present continuous tense, and we will together study, okay, on my YouTube channel Progress Center for Languages. So any confusion, any problem, should I go? Thanks for attending my class. Have a good night. Jai Hind, Jai Bharat.